तो 7:15 तक क्लास चलेगी हमारी, क्वेश्चंस करना है बहुत सारे। स्टार्ट कर देते हैं। 5.1 क्वेश्चन सेंड किए हैं, आप लोग भी देख लें। गिव दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन जब करेंगे पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, प्लस कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में ऐड होते जाएंगे। तो 5.1 में ए पार्ट है, आपको फोर्स, नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। फर्स्ट है अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। एक ड्रॉप है एक कांस्टेंट स्पीड से, v कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है। अगर v कांस्टेंट है दैट मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन होगा गाइस जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्या होगा? जीरो। बात खत्म। इफ v कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो पहले का आंसर क्या आएगा? नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो डायरेक्शन की तो बात ही खत्म, है ना। ओके, तो ध्यान दें, कुछ लोग सोच रहे होंगे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना। तो एक्चुअल में v कांस्टेंट है ना, बिकॉज v कांस्टेंट है तो समझ लो फ्रिक्शन फोर्स उतना का उतना फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी है, इसीलिए तो नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है। तो मानते हैं क्या आप? अगर कोई रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से आ रही है तो उस पर नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो अगर वाटर के लेवल की बात करें, कॉर्क मतलब वुडन कोई ब्लॉक है, तो उसका कुछ पार्ट वाटर के अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है, ठीक है। और ये फ्लोट कर रहा है, मतलब है ना, सरफेस पर आपको दिखाई दे रहा है, तैर रहा है। तो इस पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। नेट फोर्स इस पर भी जीरो है ना। आपने पढ़ा है कि जूनियर क्लासेस में बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, बॉयंट, यस सर, है ना। जैसे ये हमारा डस्टर भी वुडन ब्लॉक ही है, अगर हम इस डस्टर को वाटर में रख दें तो हो सकता है ये सरफेस पर रहे, डूबे नहीं। रीजन, अगर कोई भी बॉडी जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है, अगर कोई भी बॉडी जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो वो, है ना, वाटर में इमर्ज नहीं होती है, सरफेस पर ही रहती है, ठीक है। तो रीजन, बॉयंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर लेता है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपको वेक्टर के बारे में, फोर्स के बारे में बताता रहूंगा। बॉयंट फोर्स वेट को बैलेंस कर लेता है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है? इस केस में भी जीरो हो जाता है। सी देखते हैं। काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। एक पतंग है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से एयर में स्टेशनरी कर दिया गया है, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या है? जीरो। स्टेशनरी है ना, देखो स्टेशनरी वर्ड लिखा हुआ है, स्किलफुली हेल्ड इन स्टेशनरी। अगर कोई भी बॉडी स्टेशनरी हो तो समझ लो नेट फोर्स क्या है? जीरो। डी देखते हैं, जीरो वाले आ रहे हैं सारे। A car moving with a constant velocity of 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। बताइए कांस्टेंट कौन है? स्पीड। स्पीड। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो बात खत्म हो जाती है यहीं पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब उस कार का ड्राइवर एक्सेलरेट कर रहा है, और फ्रिक्शन उतना ही रिटार्ड भी कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा। कार का जो एक्सेलरेशन है, कार का इंजन जो एक्सेलरेट कर रहा है वो फॉरवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड फोर्स, अपवर्ड, बैकवर्ड फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये भी हमें काफी कुछ बता देता है कि नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। लास्ट, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन in space far from all material object and free from electric and magnetic field। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है कोई चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। सुना होगा आपने, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स में ऐसी जगह है
जहां कोई मटेरियल बॉडी नहीं है इसके अलावा, ना वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। 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 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग सकता है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग सकता है, बट इस इलेक्ट्रॉन को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां आसपास ना तो कोई बॉडी है ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट फोर्स भी। 5.2 पर आते हैं, तो 5.1 में मोस्ट ऑफ क्या सभी पर नेट फोर्स जीरो ही था। नेक्स्ट 5.2 और जल्दी करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है? अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg, ठीक है, मास है कंकर का, पेबल का 0.05 kg, ठीक है। आगे is thrown vertically upward, give the direction and magnitude of net force on the pebble during its upward motion. During its upward motion, जब पेबल ऊपर जा रहा है तब आपको उस पेबल के लिए डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है नेट फोर्स का। बताइए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर? वन एंड ओनली फोर्स, वेट। मानते हैं क्या? अगर पेबल ऊपर जा रहा है, ठीक है, पेबल ऊपर जा रहा है क्योंकि ऊपर थ्रो किया है तो ऊपर ही जा रहा है, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ होता है? डाउनवर्ड। पेबल का कुछ तो मास है 0.05 kg, तो मास है तो वेट होगा, और वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये W, ये वेट ही उसका फोर्स है जो वन एंड ओनली फोर्स है, 0.05 kg इंटू 9.8, है ना, 9.8 तो के 10 लेना है। 10 लेना है। आप देखें, ये जो क्वेश्चन आपको सेंड किया ना, एक्सरसाइज जो वर्ड लिखा हुआ ब्लू कलर में, उसके नीचे एक ब्रैकेट है, उसमें लिखा हुआ टेक G इक्वल टू 10, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 न्यूटन। दिस इज द फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको मैंने बता दिया। वेट इज द फोर्स, वेट एक फोर्स होता है, ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई करती है उसका मैग्नीट्यूड है 0.5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। पेबल पर और कोई फोर्स नहीं है, एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना गया है, वन एंड ओनली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ऊपर जा रहा हो तब भी, नीचे आ रहा हो तब भी, हाईएस्ट पॉइंट पर हो तब भी, वन एंड ओनली फोर्स वेट। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, सेम आंसर, यही फोर्स होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। सी, एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरी एट रेस्ट, ठीक है, जब पेबल ऊपर जाता है, ऊपर जाता सर है, नीचे वापस आता है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी सेम होगा W। G कभी स्टॉप नहीं होता है लगना, G ऑलवेज होता है, वेट भी ऑलवेज होगा। कोई कुछ कह सर रहा है? इसमें नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी क्या? ये पेबल पता है कहाँ जा रहा है? एयर में है, AIR, एयर में चल रहा है, किसी सरफेस पर, किसी सरफेस पर रखा हुआ नहीं है ना। सरफेस पर अगर रखा हुआ हो तब तो नॉर्मल रिएक्शन होता है, या किसी स्ट्रिंग से टाई किया हुआ हो, सस्पेंडेड हो, तो स्ट्रिंग में टेंशन होता है। बट पेबल तो क्या कर रहा है? जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, एयर में जा रहा है, लाइक क्रिकेट की बॉल, है ना, सिक्स अप्लाई करते हैं तो ग्रेविटी में मोशन करती है, फ्री फॉल, फ्री मोशन हो रहा है इसका ग्रेविटी में, है ना, तो कोई ओके सर। एक्शन रिएक्शन नहीं है, वन एंड ओनली फोर्स वेट। और वेट ही है जो इसकी स्पीड पर ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है और उसको यू टर्न करवाता है, तो कौन करवाता है? वेट। वेट, और फिर नीचे लेकर आता है, जब नीचे आती है बॉडी तो स्पीड अप करता है, कौन करता है? क्योंकि हमेशा होता है, तो जाते समय ब्रेक लगाता है ये, आते समय, है ना, स्पीड अप करता है। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। बताइए क्या होगा? सेम, अगर आप किसी बॉडी को इस एंगल से प्रोजेक्ट कर दें, एंगल से कर दें, तो भी हर जगह उसका वेट तो होगा ना, बॉडी जहां भी जाएगी उसका वेट होगा, यस सर। और किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। वेट हमेशा होगा और किस डायरेक्शन में होगा?
डाउनवर्ड। फर्क नहीं पड़ता वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करें या किसी पर्टिकुलर एंगल से थ्रो करें, है ना, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चन आगे आएंगे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। ओके, फर्स्ट, just after it is dropped from a window of a stationary train। बताइए, आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन अभी चली नहीं है, आपके हाथ में 0.1 kg मास का एक स्टोन है, आपने उसको विंडो से ड्रॉप कर दिया, तो उसका वेट ही उसका फोर्स होगा। बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो जो स्टोन का वेट है वही स्टोन पर नेट फोर्स है। 1 न्यूटन आ रहा है, क्या बोलते हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5.3 ए 1 न्यूटन मास है ना इतना। जी की वैल्यू क्वेश्चन में सब में आपको 10 ही यूज लेनी है, ठीक है। तो एक बात हो गई। और कुछ पूछा था इन्होंने, उस ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन चली नहीं है अभी तक। सेकेंड पॉइंट में देखें, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आपकी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, चलती हुई ट्रेन से आपने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया, स्टोन कहाँ गया? स्टोन कहाँ गया? हाँ, डाउनवर्ड। अंडर ग्रेविटी डाउनवर्ड। कहाँ चला गया? ग्रेविटी के अंडर। अब आपने तो स्टोन को छोड़ दिया, तो स्टोन कहाँ चला गया? जी के अंडर चला गया। जी के अंडर एक ही फोर्स होता है, वेट, और वो कितना होगा अभी अभी पता किया था, 1 न्यूटन, है ना, 1 न्यूटन। तो सी कोई रीड करो स्टूडेंट, मैं इंक फिल कर लेता हूँ। दोनों का आंसर सेम है, 1 न्यूटन 1 न्यूटन। सर डायरेक्शन क्या होगी? किसकी डायरेक्शन? अच्छा, डायरेक्शन को वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, वेट है ना, mg वेट है, तो वेट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो ध्यान रखना, आपकी ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ध्यान दें, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ट्रेन पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। और होता तो भी, आपने तो स्टोन को छोड़ दिया है, तो ट्रेन से अब कोई मतलब ही नहीं है स्टोन को, ट्रेन की स्पीड है या नहीं है कोई मतलब नहीं है स्टोन को। स्टोन पर वन एंड ओनली फोर्स होगा उसका वेट, आपने छोड़ दिया इसलिए। सी पॉइंट, just after it is dropped from the window of train accelerating with 1 meter per second square। आपकी ट्रेन रुकी हुई हो, आपकी ट्रेन मोशन कर रही हो कांस्टेंट स्पीड से, या एक्सेलरेट कर रही हो, अगर स्टोन आपने छोड़ दिया है तो स्टोन को आपकी ट्रेन से कोई मतलब नहीं है। अगेन सी का आंसर भी क्या होगा? 1 न्यूटन, आंसर चेंज नहीं होगा, 1 न्यूटन ही होगा। ओके, इसका एक और पार्ट था, नेक्स्ट पिक्चर में मिलेगा क्या? डी पार्ट और है इसका, डी पार्ट है ना, 5.3 का ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी पार्ट। लाइंग ऑन दी फ्लोर ऑफ ट्रेन। अब बात थोड़ी अलग है, स्टोन को ड्रॉप नहीं किया, स्टोन आपकी ट्रेन में ही है, ठीक है। ए बी सी इन तीनों में तो स्टोन को ट्रेन से अलग कर दिया था, इसलिए वो ग्रेविटी में चला गया, इसलिए आंसर सेम आ रहा था। डी पोर्शन में कह रहे हैं लाइंग ऑन the floor of the train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest reacting to the train, the stone being at rest relative to the train। तो लेट ये ट्रेन का वो फ्लोर है जहां पर वो स्टोन रखा हुआ है, ठीक है, और ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है ट्रेन। तो बताइए स्टोन पर फोर्स कितना होगा? डी वाले केस में बताइए स्टोन पर फोर्स कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट केस हो गया। बताएं भाई, मुझे लग रहा है 3 फोर्स हैं, नेट फोर्स कितना होगा? वेट होता है डाउनवर्ड, और सरफेस है यहाँ पर डी वाले पोर्शन में सरफेस है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा,
नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर लेगा, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं होगा। बट ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है और ट्रेन के साथ जितने भी पैसेंजर हैं वो भी एक्सेलरेट कर रहे हैं और उसी के साथ स्टोन भी रखा हुआ है तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्चुअल में ट्रेन के साथ इस स्टोन का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप सोच सकते हैं फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू ma। इस फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। बताइए आंसर, F नेट 0.1 है ना, 0.1 इंटू 1, 0.1 न्यूटन होगा। और किस डायरेक्शन में होगा भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मोशन कर रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा ये, इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अभी तक तो क्वेश्चन इजी है। देखते हैं आगे, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ओके, हमने नेग्लेक्ट किया था एयर रेजिस्टेंस। तो 5.3 हो गया, इनके बहुत सारे पार्ट्स भी थे। 5.4, ऑन एंड of a string of length L connected to a particle of mass m and the other to a small patch on a smooth horizontal table, ठीक है। If the particle moves in a circle with a speed v, net force on the particle is, तो हम इसका कुछ डायग्राम ही बना लेते हैं। एक स्टोन है जिसको एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है, ठीक है, और एक टेबल पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, v स्पीड से, और लेंथ है स्ट्रिंग की l, मास है स्टोन का m, है ना। कौन सा मोशन हो रहा है गाइस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। बताइए, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इज, तो ये तो ऑप्शनल हो गए, ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या टी होगा, क्या सेकंड टी माइनस एम वी स्क्वायर होगा, क्या टी माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन एल होगा, क्या थर्ड क्या T प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल होगा, क्या फोर्थ 0 होगा, क्या बताइए फोर्स। तो स्ट्रिंग में टेंशन है, तो बताइए आपके अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होगा, इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा। तो मैं बता देता हूं, लाइक सरफेस है, सरफेस पर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में है, तो वेट mg, रिएक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं होगा। हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, क्योंकि स्ट्रिंग है तो एक टेंशन फोर्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ओनली टेंशन फोर्स, है ना। और कंफ्यूज करने के लिए जो बाकी ऑप्शन है ना उसके बारे में सुन लो। टेंशन फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, टेंशन फोर्स प्रोवाइड्स अस mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये जो mv स्क्वायर अपॉन r दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। जो भी होता है वो कौन होता है, टेंशन फोर्स होता है। हाँ, टेंशन फोर्स ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो टेंशन फोर्स इज द एक्चुअल फोर्स, तो ये दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। भाई कोई कहते हैं 0 होगा, नेट फोर्स 0 होगा, तो भाई 0 होगा तो फिर सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो कौन है, स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मानते हैं क्या, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Only force, tension force, net force, tension force. 5.5, a constant retarding force of 50 Newton, लिख लो
F इक्वल टू 50 न्यूटन गिवन है 5.5 में, F इक्वल टू 50 न्यूटन, ठीक है, is applied on a body of mass 20 kg, mass equal to 20 kg, okay, moving initially with a constant speed of, जो कि initial velocity से motion कर रही थी, क्या है स्पीड, क्या है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही थी. हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, हाँ भाई बॉडी को रुकने में कितना टाइम लगेगा. ये तो आपकी प्रीवियस जो चैप्टर थी ना, चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 3, उसकी नॉलेज से हो जाता है. हाँ, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A इक्वल टू एफ अपॉन एम, और सभी को पता है ये फॉर्मूला. जब फॉर्मूला पता है तो एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं, 50 न्यूटन अपॉन 20 kg, तो A इक्वल टू आया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया, बिकॉज एक्सेलरेशन आ गया तो आप टाइम बता सकते हैं कितने टाइम में बॉडी रुकेगी, है ना. ये एक्सेलरेशन नहीं है, एक्चुअल में फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है, तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन ही होगा. तो रिटार्डेशन अगर है तो न्यूटन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन विच फर्स्ट यूज ले सकते हैं आई थिंक, v इक्वल टू u माइनस 80. देखिए सही है क्या, v इक्वल टू u माइनस 80. ये माइनस क्या कर रहा है यहाँ पर, थोड़ा बताइए, ये माइनस क्या कर रहा है यहाँ पर. यस, रिटार्डेशन है, u प्लस 80 रिटार्डिंग फोर्स रिटार्डेशन जनरेट कर रहा है, इसलिए माइनस अप्लाई कर दिया. v क्या होगा गाइस, कोई बताए. 0 बोल रहे हैं, सही है क्या. 5.5 में v 0 बोल रहे हैं, है ना. तो क्यों बोल रहे हैं 0, क्योंकि फाइनली बॉडी को रोक दिया गया है. किसने रोका है, रिटार्डिंग फोर्स ने. स्टेशनरी लाना है उसको, रोकना है. ओके, तो v0 u है 15 माइनस a की वैल्यू है 5/2 इंटू t पता करना है, तो कोई भी कर लेगा आपको, है ना. 5/2 6 सेकेंड्स आ रहा है, अभी देखते हैं. और ये 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू 2 6 सेकेंड्स, 6 आ रहा है, है ना. 6 सेकेंड्स, है ना, 6 सेकेंड्स लग जाएंगे बॉडी को रुकने में, ठीक है. नेक्स्ट 5.6, फटाफट आगे बढ़ते हैं. अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg. बढ़ सकते हैं ना आगे गाइस. यस सर. है ना. ओके, a constant force acting on a body of mass 3 kg. तो 5.6 में m इक्वल टू 3 kg. आगे its speed, okay, changes its speeds from 2 meter per second to 3.5 meter per second. let v1 है 2 मीटर पर सेकेंड, v2 है 3.5 मीटर पर सेकेंड. तो फोर्स जो है वो स्पीड को चेंज कर देता है, ठीक है. और क्या बात बताइए, टाइम बताया है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितने टाइम में, 25 सेकेंड्स में. 25 सेकेंड्स में फोर्स ऐसा कर देता है. कैसा कर देता है, स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर पर सेकेंड कर देता है, ठीक है. The direction of motion of the body remains unchanged, ठीक है. What is the magnitude and direction of force? फोर्स बताना है गाइस. अब क्या करें, पहले सर एक्सेलरेशन आ जाएगा सर. पहले एक्सेलरेशन आ जाएगा, पहले एक्सेलरेशन पता करें, फिर मास से प्रोडक्ट कर दें, ऐसा कह रहे हैं. यस सर. v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी. देखो, चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम फोर्स होता है, ध्यान रखना. चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना. चेंज इन मोमेंटम तो चेंज इन मोमेंटम ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है. मानते हो क्या,
Rate of Yes, sir. change of linear momentum is called force. तो ये स्मॉल, ये इंस्टेंटेनियस है, ये एक है ना बड़ा चेंज है, ये एक बड़ा टाइम इंटरवल है। तो आपको डेल्टा पी पता करना है। डेल्टा टी तो 25 गिवन है। अब डेल्टा पी क्या होगा वो देखिए। डेल्टा पी होगा P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा पी पता करते हैं पहले। P2 तो ये होगा mv2 माइनस mv1। तो P इक्वल टू mv सब जानते हैं। तो P2 है mv2 फाइनल मोमेंटम, P1 है mv1 इनिशियल मोमेंटम। तो डेल्टा P पता करते हैं m ब्रैकेट v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 तो m की वैल्यू 3, v2 3.5, v1 2, 1.5 आएगा ब्रैकेट के अंदर। तो 1.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 4.5 4.5 है ना, kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। 4.5 आया चेंज इन मोमेंटम। अब ये फॉर्मूला वेट कर रहा है। नेट फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक नया फॉर्मूला ध्यान रख लेना। और स्टार्टिंग में कोई स्टूडेंट बता रहे थे ना एक्सेलरेशन पता कर लेंगे, उस मेथड से आप करोगे तो भी बात सही है, सेम काम होगा, है ना। तो एक्चुअल में वही चल रहा है यहाँ पर। ओके, आ गया क्या आंसर? 4.5 अपॉन 25, 4.5 अपॉन 25। तो डेसिमल हटाते हैं, 5 से कैंसिल करते तो 9/5 इंटू 10। 9/5 क्या होता है? तो 9/5 होता है 1.8 और 1.8 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.18 न्यूटन। यस सर। आप लोग भी बताएं क्या आ रहा है? 0.18 न्यूटन आ रहा है इधर तो। यस सर। तो यस बोल रहे हैं मतलब ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको जो गिवन है उसको कैसे यूज लेना है। पहले चेंज इन मोमेंटम पता करते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.7 पर आते हैं। A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular force 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. Okay. डायग्राम बनाइए गाइस 5.7 के लिए। डायग्राम से बात ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे आप। दिस इज द बॉडी और इसका मास कितना है? 5 kg। m इक्वल टू 5 kg। इस पर दो फोर्स हैं। एक फोर्स 8 न्यूटन का है, F1 इक्वल टू 8 न्यूटन। सेकेंड फोर्स F2 इक्वल टू 6 न्यूटन और दोनों म्यूचुअली 90 डिग्री पर है। ठीक है, आपको बॉडी में एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। एक्सेलरेशन कितना है ये बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। तो F1 फोर्स कितना एक्सेलरेशन जनरेट करेगा? अकेला F1 फोर्स कितना एक्सेलरेशन जनरेट करेगा? आई थिंक 8/5। यस सर। कैसे? एक्सेलरेशन होगा F/m, होगा क्या? यस सर। है ना, F इक्वल टू ma से। बिल्कुल ठीक है। तो A2 भी बता दो कितना होगा? 6/5। 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीजन फॉर्मूला F अपॉन m ये होगा। तो फोर्स 6 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन A2, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन A1। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा जो आपने पहले भी लिया है आई थिंक। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2
A1 A2 cos थीटा, सही बात। उसमें भी ये फॉर्मूला पहली बार तो नहीं देख रहे हैं ना, ऐसे फॉर्मूला नो यूज ले सर। चुके हैं ना, R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, भाई बताओ ऐसा क्यों किया मैंने? सर cos 90 की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल ठीक, थीटा 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो जो थर्ड टर्म थी वो 0 ही होनी थी, इसलिए हटा दिया। अब प्रोग्राम चालू करें, पहले मुझे ए नेट बता दें, फिर हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। 10 आ रहा सर। 10 आ रहा है, देखते हैं भाई। 8/5 का स्क्वायर 6/5 2 आ का रहा है। स्क्वायर, सर वही 2 तो आ रहा देखना है। है। हाँ वही तो देखना है, देखते हैं क्या होता है। तो 25 और ऊपर 100/25 आ रहा है ऊपर। 100/25 तो 4 होता है, और 4 का अंडर रूट तो 2 होता है, तो 2 आंसर होगा, है ना। तो अंडर रूट के अंदर 4 आ गया होगा, और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। सो आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 100 जो बोल रहे थे वो भी सही बोल रहे हैं, बट न्यूमरेटर में 100 आएगा, डिनोमिनेटर में 25 भी आएगा, तो फाइनल आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। पहली बात, एक काम तो हो गया, बट इस नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं आपसे। अब क्या करोगे? इस नेट एक्सेलरेशन की, ए नेट भाई बीच में से कहीं से निकलेगा, इस नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। डायरेक्शन, एंगल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल कितना होगा, तो कितना होगा गाइस? मुझे एक फॉर्मूला पता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, आपको याद आ गया होगा आई थिंक, कुछ याद आए पुराने फॉर्मूलाज? थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Yes, यस ay sir. सर। अपॉन ax, है ना। जब हम किसी 2D वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तब हमें ऐसे रिजल्ट भी मिलते हैं और ऐसे भी मिलते हैं। हाँ, हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ay के प्लेस पर कौन होगा? a1, ax के प्लेस पर कौन होगा? a2। देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है उसको यहाँ लिख दिया, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है उसको ऊपर लिख दिया, है ना। तो काम शुरू कीजिए। अब tan इनवर्स कितना आएगा अंदर, तो फॉर्मूला जिसको याद आ गया समझ लो काम हो गया। वैल्यू पुट करते हैं तो 5 तो कैंसिल हो जाता है, तो 8/6, और 8/6 कैंसिल भी होता है 4/3 है ना। 4/3, 4/3 tan इनवर्स 4/3, दैट्स इट, tan इनवर्स 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 की तो वैल्यू होती है कुछ, एक बार बताया था आपको, याद दिलाता हूँ, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए याद दिला देता हूँ। 4, 3, 5 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर 4 है तो यहाँ पर एंगल बढ़ा देते हैं थोड़ा। परपेंडिकुलर 4, बेस 3, हाइपोटेनस 5। तो ध्यान रखना ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 53 डिग्री। ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 37 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो होता ही है। तो अगर ऐसा ट्राइंगल मिल जाए जिसमें 4, 3, 5 दिख रहा हो, जैसे मुझे 4, 3 दिखा, मुझे पता लग गया हाइपोटेनस 5 ही होगा, और अगर ऐसा होगा तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, ये 37 डिग्री होगा। गाइस आंसर देखकर बताना थीटा कितना आ रहा है, इन दोनों में से कुछ है क्या? और ज्यादा चांसेस 4/3 अगर लेते हैं तो 53 डिग्री का होगा। 5.7 में एंगल बताइए, मैग्नीट्यूड सब कुछ चेक कर लो आप कितना आ रहा है भाई, टेक्स्ट बुक होगी ना। 5.7 देखिए पीछे फटाफट आंसर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन की तरफ 37 बढ़ते डिग्री हैं। आ रहा है। 47, सर 37। 37, हाँ 37 तो हम मान सकते हैं ना। 37 अगर इन्होंने लिया है ना, तो इन्होंने कौन सा एंगल लिया है वो भी बता दूं मैं आपको, ये वाला एंगल लिया है इन्होंने। जब एंगल ये लेते हैं तो यहाँ पर रेशो हो जाता है 6/8,
है ना। आप लोग अगर डायग्राम बना चुके हैं ना वो ये वाला, तो वहां पर तो 53 लिखना है, यहाँ पर एंगल लिखना है 53 डिग्री और यहाँ पर 37 डिग्री। डायग्राम में आप तो दोनों एंगल दिखा दो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ऊपर आता है 3, नीचे आता है 4, तब इस एंगल का मेजरमेंट होता है। तो इसकी वैल्यू होती है 37 डिग्री। तो दोनों ही बता दिए मैंने आपको। चलिए, तो डायग्राम बनाना होता है एग्जाम में। गाइस डायग्राम बनाया है ना आप लोगों ने? कुछ बता दे, नहीं बनाया तो बनाना Yes, sir. जरूर। यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। 90 डिग्री अगर फोर्स के बीच में एंगल है तो एक्सेलरेशन के बीच में भी 90 डिग्री एंगल, तो नेट एक्सेलरेशन तो आ गया। फिर इसी ट्राइंगल से, इसी डायग्राम से हमने सॉल्व किया। और अगर आप 3/4 पर छोड़ देते हैं तो रॉन्ग नहीं है, बट 3/4 स्टैंडर्ड एक रेशियो होता है जिसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड है 37। ओके, नेक्स्ट 5.8, the driver of a three-wheeler moving with a speed of 36 km per hour. Okay, 36 km per hour को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं? 10 है ना, 10 मीटर पर सेकंड। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले तो इनिशियल स्पीड कितनी है 3 व्हीलर की? 10 मीटर पर सेकंड। 36 किमी पर आवर इन्होंने कहा था, हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। आगे आगे sees a child standing in the middle of road। ठीक है, वो जा रहा था, उसने देखा कोई बच्चा रोड में बीचों बीच खड़ा है। and brings his vehicle to rest in 4 seconds। वो अपने व्हीकल को 4 सेकेंड्स में रोक देता है। ठीक है, रोक देता है तो इसका मतलब v भी पता है ना हमको, फाइनल वेलोसिटी भी। और क्या पूछा है? अच्छा, कुछ पता करना है भाई, क्या पता करना है? What is the average retarding force on the vehicle? अच्छा, व्हीकल का मास दे दिया 400 kg, रिटार्डिंग फोर्स कितना होगा ये पूछा है। हाँ भाई, रिटार्डिंग फोर्स पता करना है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, रिटार्डिंग फोर्स पता करने से पहले रिटार्डेशन पता करना। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन पता कर लोगे तो F इक्वल टू क्या करना है बस आपको, ma, मास ऑफ 3 व्हीलर ऑटो जो होते हैं, और m की और a की वैल्यू पुट करनी। तो ध्यान रखें, रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू पता करने से पहले रिटार्डेशन पता करना होगा। और रिटार्डेशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कोई तो यूज लेना पड़ेगा। तो बताइए UVAT, कौन से इक्वेशन में होगी? फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में तो भाई डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो आई थिंक समझ गए होंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको रिटार्डेशन मिलेगा। स्टार्ट कर सकते हैं आप। v इक्वल टू u माइनस AT, माइनस पहले ही लगा देना, a रिटार्डेशन है इसलिए। 0 इक्वल टू 10 माइनस a इंटू 4। सर ड्राइवर का मास भी गिवन है। ड्राइवर का मास बताइए भाई, 60 kg के आसपास होगा, कुछ और क्या? 65। कहाँ है 65 kg, ये लो स्मॉल m, 65 kg मास ऑफ ड्राइवर। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिखूंगा फिर, है ना। अगर ड्राइवर है, और ऑब्वियसली होगा ही, तो ये टोटल मास काम आएगा, है ना। क्योंकि ड्राइवर पहले ऑटो के साथ चल रहा था, अब ऑटो रुक जाएगा तो ड्राइवर भी रुक जाएगा, है ना। तो ऑटो पर रिटार्डिंग फोर्स है तो ड्राइवर पर भी है, तो टोटल फोर्स पता लगेगा। चलिए भाई, 2.5 आता हुआ कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? ठीक है, यस सर। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन है, मैग्नीट्यूड है ये रिटार्डेशन का। ठीक है, F क्या होगा? तो वैल्यू पुट करते हैं 400 प्लस 65 इंटू 2.5, 2.5
इसको 10/4 लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। चलिए 10/4 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4650/4। आंसर बताइए 1000 1.16 into 10⁻³ newtons. 1.1 2.5. 6. 0.5. चलिए Yes sir. वो 10⁻³ में करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1162.5 न्यूटन, 1162.5 न्यूटन मैच करना चाहिए आपकी टेक्स्ट बुक से, चेक कर लेना इसको। हमने ड्राइवर का मास इंक्लूड कर लिया था। नेक्स्ट चेक करके बता देना है ना। एक या 2-3 और हो जाएंगे, अभी टाइम है हमारे पास, 20 मिनट्स हैं। ओके 5.9 a rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square. Calculate the initial thrust of the blast. Calculate the initial thrust of the blast. ये thrust force होता है, ध्यान रखना। Thrust is a force. इसको चेक किया क्या किसी ने? 1162.5 मीटर। Yes sir, यही है। बिल्कुल है, इसका मतलब मास वगैरह बिल्कुल सही यूज लिए हमने। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तो 5.9 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट दिस इज ग्राउंड, यहाँ पर कहीं रॉकेट को रखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब रॉकेट रुका हुआ है तो उसका जो भी मास है, कितना मास है 20,000 kg, तो इसका वेट कितना है mg into 10. जो भी है काफी सारा वेट होगा। वेट की डायरेक्शन क्या होती है? चलिए वेट पता ही Downward. Vertically downward. वर्टिकली डाउनवर्ड है ना। g की वैल्यू 10 यूज लेकर मैंने पता कर लिया 2 लाख 2 लाख न्यूटन। तो ये जो 2 लाख न्यूटन है, इसकी डायरेक्शन आप कह रहे हैं W = 2 लाख न्यूटन डाउनवर्ड। ठीक है, अभी ब्लास्ट नहीं किया है ना। जब यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं तब ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगता है, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है तब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है अपवर्ड। देखो सही लिखा है मैंने, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो रॉकेट पर एक्सेलरेशन होता है अपवर्ड इतना, उस मोमेंट पर इस पर नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा, क्या होगा? नेट फोर्स होगा ma एफ नेट। देखो एक काम तो मैंने कर लिया, दूसरा कर रहा हूं। मैंने रॉकेट का वेट पता कर लिया था, और वेट की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, पहला काम कर चुके। बाद में इन्होंने कहा यहाँ पर ब्लास्ट करते हैं, जैसे ही ब्लास्ट करते हैं रॉकेट अपवर्ड एक्सेलरेट होता है, और ऐसा ही करते हैं प्रैक्टिकली। ब्लास्ट करते हैं, रॉकेट ऊपर की तरफ अपवर्ड एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बिकॉज बता दी है, तो नेट फोर्स हम पता कर सकते हैं रॉकेट पर उस मोमेंट पर जब ब्लास्ट हुआ है। तो क्या होगा 20,000 × 5, बताइए एफ नेट कितना होगा? 1 lakh. 1 lakh. 1 लाख 100 then 000 न्यूटन। हाँ भाई, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन तो बताओ। Upward. है ना, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है इस एक्सेलरेशन से, इस नेट एक्सेलरेशन से। तो ये बात होगी। ठीक है, आपको बताना है थ्रस्ट।
देखो क्वेश्चन रीड कर लो, व्हाट इज द थ्रस्ट ऑफ ब्लास्ट, कहाँ गया, यस, कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स होता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, थ्रस्ट एक फोर्स होता है। तो ब्लास्ट ने कितना फोर्स लगाया रॉकेट पर, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो नेट फोर्स है ना, ये क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की फिजिक्स यहाँ पर है। अब एफ नेट होता है एफ माइनस डब्ल्यू, और इसमें डब्ल्यू तो वेट है, नेट फोर्स है, एफ क्या है, एफ वो थ्रस्ट है जो ब्लास्ट रॉकेट पर ऊपर की तरफ लगाता है, उस थ्रस्ट में से वेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तब क्या मिलता है, अपवर्ड नेट फोर्स, अपवर्ड नेट फोर्स। तो थ्रस्ट अगर वेट के इक्वल हो, ध्यान दें थ्रस्ट की वैल्यू, फोर्स जो है यही थ्रस्ट है, इस थ्रस्ट की वैल्यू अगर वेट के इक्वल हो तो एक्सेलरेशन कुछ होगा ही नहीं, रॉकेट ऊपर जाएगा ही नहीं। थ्रस्ट की वैल्यू वेट से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मानते हैं क्या, तभी तो ऊपर जाएगा। तो ब्लास्ट जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है उसकी ऊपर की तरफ वैल्यू वेट की डाउनवर्ड वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर नेट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड, अपवर्ड। तो ये जो इक्वेशन है इसमें है फिजिक्स। इस थ्रस्ट का पता लगा सकते हैं। सो 3 लाख, एफ इक्वल टू 3 लाख आ रहा है। यस 2 लाख प्लस 1 लाख, एफ नेट प्लस डब्ल्यू। तो थ्रस्ट एक्चुअल में बहुत ज्यादा होगा और वो वेट को कैंसिल करेगा, तब जाकर नेट फोर्स मिलेगा। तो क्वेश्चन उल्टा था, हमने इसको सीधा कर दिया। एफ इक्वल टू 1 लाख प्लस 2 लाख, ओके, एफ इक्वल टू 3000000 न्यूटन, 3 लाख न्यूटन, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ठीक है ना। आंसर मैच कर लेना, आई थिंक ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, a body of mass 0.5 kg is moving initially with a constant speed of 10 meter per second। मास बता दिया, इनिशियल स्पीड बता दी, इसका कुछ चेक करके बता दो, थोड़ा श्योर हो जाए। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल परफेक्ट यूज लिया हमने, डायग्राम वगैरह भी बना लेना। चेक किया, यस सर यही आ रहा है। यही है ना, आई थिंक बिल्कुल सही चल रहा है काम। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर। वैल्यू पुट कर दो, मास वैल्यू गिवन करके लिख लीजिए 0.4 kg, m इक्वल टू 0.4 kg, इनिशियल स्पीड मतलब u इक्वल टू 10, ठीक है। टू द नॉर्थ इज फोर्स ऑफ 8 न्यूटन टुवर्ड्स द साउथ। तो साउथ की तरफ 8 न्यूटन फोर्स लग जाता है, ठीक है। F इक्वल टू 8 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, T इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स तक ये फोर्स रहता है, ठीक है। तो पोजीशन प्रेडिक्ट करनी है गिवन टाइम पर, तो इसको IMP लगाएं। फिर 5.10 ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो लेंथी है आई थिंक, लास्ट हम इसे ही कर पाएंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 5.10 मास कितना है, 0.4 ही है क्या, है ना। इनिशियल स्पीड चेक करते रहना। एक फोर्स है और कितना है, फोर्स 8 न्यूटन कह रहे थे आई थिंक, फोर्स 8 न्यूटन, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ 8 न्यूटन, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। और टाइम फॉर 30 सेकेंड्स। अब t इक्वल टू -5, t इक्वल टू 25 एंड t इक्वल टू 100 सेकेंड्स। इन टाइम पर क्या पता करना है, पोजीशन, प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट, ठीक है।
पोजीशन पता करनी है। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है ऐसा एज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एडवाइस दूंगा, एक्सेलरेशन पता करो, मास को यूज लो, फोर्स को यूज लो, एक्सेलरेशन पता करो साउथ की तरफ। तो एक्सेलरेशन पता कर लीजिए, आई थिंक कर लिया होगा आपने। 8/0.4 सर 20। 20, यस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन Yes, आ sir. गया। हाँ, बॉडी की स्पीड किस डायरेक्शन में है? कोई बोला ही नहीं। बॉडी नॉर्थ साइड में जा रही थी ऐसा कुछ मैंने देखा क्वेश्चन में, बताइए आपने देखा क्या? बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, Yes, sir. नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी, और t इक्वल टू 0 पर क्या लगा? 8 न्यूटन का फोर्स साउथ डायरेक्शन में लगने लग गया। और कब तक रहा फोर्स? 30 सेकंड तक फोर्स रहा। आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है अभी? तो अब एक्सेलरेशन पता कर लिया, अब प्रोग्राम चालू कीजिए। तो t इक्वल टू -5 सेकंड पर बॉडी कहाँ थी? t इक्वल टू -5 सेकंड पर बॉडी कहाँ थी? तो x इक्वल टू होता है u इंटू टी, मानते हैं? पोजीशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, पोजीशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, है ना। तो x इक्वल टू मैंने लिख दिया u इंटू टी। u की वैल्यू 10, t की वैल्यू -5, 10 इंटू -5 -50 मीटर। हाँ भाई, -50 मीटर। तो -50 मीटर मतलब नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। साउथ। तो 50 मीटर साउथ, बॉडी कहाँ होगी? 50 मीटर साउथ। वेलोसिटी है नॉर्थ डायरेक्शन में और नेगेटिव आ गया इधर, -50 मतलब नॉर्थ के अपोजिट, 50 मीटर साउथ। तो ये तो नेगेटिव टाइम ने अपना कमाल किया कि ऑब्जर्वेशन जब स्टार्ट की उसके 5 मीटर पहले बॉडी कहाँ थी? पीछे थी, है ना। अगर डायग्राम से आप बात को समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज नॉर्थ, okay, this is north, this is south, this is x equal to 0 and also t equal to 0। यहाँ पर जब बॉडी आती है तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक है। 5 सेकंड पहले बॉडी कहाँ थी? यहाँ थी। फिर बॉडी यहाँ आती है, चलती रहती है और साउथ की तरफ एक्सेलरेशन होगा, फोर्स साउथ की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी साउथ की तरफ होगा। तो देखते हैं क्या होगा, है ना। तो आप समझ जाएं कि बॉडी इस डायरेक्शन में आना चाह रही है बट उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो फाइनली बॉडी भी पीछे ही चली जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चली जाएगी। बट पीछे जाने से पहले वो थोड़ा आगे भी आएगी, बिकॉज इनिशियल स्पीड है ना। तो कितना आगे आएगी वो देखते हैं। यस गाइस, तो और स्टार्ट करते हैं आगे। पहला जो टाइम था ना फर्स्ट, उस फर्स्ट टाइम का फर्स्ट पोजीशन तो हमने निकाल लिया। अब सेकंड जो टाइम है वो 25 सेकंड्स है। इस टाइम पर x कितना होगा? तो x इक्वल टू होगा ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। कोई बता सकता है मैंने यहाँ माइनस क्यों लिखा है? भाई पोजीशन पता करनी है तो सेकंड इक्वेशन तो लूंगा मैं काम में, माइनस का रीजन बता सकता है कोई? ड्यू टू रिटार्डेशन। हाँ, ड्यू टू रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन भी हम क्यों बोल रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है और एक्सेलरेशन साउथ की तरफ है। एक्सेलरेशन साउथ की तरफ होने का रीजन क्या है? फोर्स साउथ की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन साउथ की तरफ है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ है और एक्सेलरेशन साउथ की तरफ है तो इस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, ये एक्सेलरेशन इसके लिए क्या है? रिटार्डेशन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। एक्स की वैल्यू पता कीजिए और चेक भी कीजिए। 10 सर इंटू, हाँ बोलिए। सर फर्स्ट कंडीशन में हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं लिया? हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं लिया? यस सर, हाफ जैसे AT इसमें तो स्क्वायर लिया क्यों ना। नहीं लिया?
हाफ ET स्क्वायर क्यों नहीं लिया? इधर देखिए t इक्वल टू 0 पर फोर्स आता है, जब t इक्वल टू 0 पर फोर्स आता है तभी t इक्वल टू 0 पर कौन आता है? a आता है। इससे पहले मतलब -1 सेकेंड, -2 सेकेंड, इससे पहले ना फोर्स था ना रिटार्डेशन था, तो न्यूटन का कोई इक्वेशन काम नहीं आता है ना। कब आते हैं? जब कोई रिटार्डेशन, जब कोई एक्सेलरेशन हो, तब हम इक्वेशन काम में लेते हैं। अदरवाइज आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ AT स्क्वायर, बट a क्या लिखेंगे आप? 0। जब है ही नहीं तो 0 लिखेंगे ना। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। जब तक एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो नहीं तो इक्वेशन काम में लेने की जरूरत नहीं है। अब लेनी है पॉजिटिव 20 सेकेंड है, t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन आ गया था और 30 सेकेंड्स तक रहेगा, तो 20 सेकेंड्स तक भी रहेगा। फिनिश कीजिए इसको। 20 का स्क्वायर 625, तो x इक्वल टू माइनस 6250। ये क्या चक्कर है? कुछ गड़बड़ बताइए। नो सर। नो सर। 6000 नेगेटिव में आ रहा है, चेक कीजिए। और यस हो सर, भी सकता यही है आ रहा है पीछे ना, भी। हो भी सकता है। तो एक्चुअल में बॉडी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ध्यान दें, एक्चुअल में बॉडी फोर्स के इन्फ्लुएंस में कहाँ चले जाएगी? पीछे ही चली जाएगी। फोर्स बड़ा स्ट्रांग है, एक्सेलरेशन बहुत पावरफुल, रिटार्डेशन बहुत बहुत पावरफुल है। और अब 100 सेकेंड के लिए क्या करेंगे गाइस? टाइम देख लें, कुछ आइडिया? आपको बाय पार्ट करना पड़ेगा, है ना। एक मिनट, क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? 5.10। t इक्वल टू -5 हो गया, t इक्वल टू 25 हो गया, t इक्वल टू 100 सेकेंड पर काम करना है। तो बताइए अभी कर लें? टाइम देख लें भाई, अभी कर लें या जैसा आप कहें? बाय पार्ट करना है इसको। चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 100 सेकेंड को आप स्प्लिट करना गाइस, ध्यान दें। 100 सेकेंड को आप स्प्लिट करना कैसे? 30 + 70 कर सकते हैं ना? यस सर। तो मैं 30 + 70 क्यों कर रहा हूं? ऐसा नहीं है कि मुझे 30 और 70 नंबर अच्छे लगते हैं, नहीं। कितने टाइम तक फोर्स रहा ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 30 सेकेंड्स तक फोर्स था, तो 30 सेकेंड्स तक ही ये ए था। तो ये जो इक्वेशन हम यूज लेते हैं ना, ये इक्वेशन आपको यूज लेना है 30 सेकेंड के लिए, और फिर रेस्ट 70 सेकेंड्स के लिए क्या यूज लेना है? सीधा सीधा फॉर्मूला, है ना, ऐसा फॉर्मूला। लेकिन t इक्वल टू 30 सेकेंड, इस टाइम के बाद स्पीड कितनी हो चुकी है ये पता लगा लेना पहले। स्पीड, उस स्पीड को यहां रखना पड़ेगा। तो t इक्वल टू 30 सेकेंड्स तक इससे x मिलेगा। आफ्टर 30 सेकेंड जो रिमेनिंग 70 सेकेंड्स हैं उसमें x पता करने के लिए ये फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। बट v कौन सा यूज लोगे? v इक्वल टू u माइनस 80 से जो v मिलेगा उसको यूज लोगे टुवार्ड्स साउथ। ठीक है, तो मुझे बताना कल इसका आंसर क्या आता है, या आप कहें तो अभी कर लें। कुछ हिंट दिया है, सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है, इसलिए बताएं। काफी बच्चे के नेटवर्क इशू चलता ही रहता है। तो आपने दो आंसर तो चेक कर लिए होंगे, -50 -6000। और ये जो 100 सेकेंड वाला है इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली आएगा। मैं थोड़ा सा अगर आपको बताना चाहूँ तो इस फॉर्मूले से हम 30 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस पर चला जाएगा वो तो पता कर सकते हैं। तो थोड़ा बताइए क्या आएगा? 300 और ये कितना हो जाएगा? 9000, है ना। तो कितना आएगा गाइस? 8700। यस सर। तो ये तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए है। अब इस इक्वेशन से आपको आफ्टर 30 सेकेंड v पता करना पड़ेगा, फिर x इक्वल टू v इंटू टी से एक बार और x पता करना पड़ेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ x1।
कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? थर्ड वाला, t इक्वल टू 100 सेकेंड के लिए। तो v इक्वल टू क्या होगा? u 10 माइनस 20 इंटू 70। 70 क्यों? क्योंकि 100 को मैंने 30 प्लस 70 कहा। फर्स्ट 30 सेकेंड्स का काम तो हमने यहाँ कर दिया, x1। नेक्स्ट 70 सेकेंड्स के लिए x2 पता करेंगे, x2 पता करेंगे। तो उसके लिए v पता कर लें। बताइए v कितना आएगा? माइनस 130। बताइए, सही है? माइनस 130 ठीक है ना? बताएं भाई, ये काफी बच्चे तो पीछे रह गए। यस सर। कब से पीछे हैं? तो माइनस 130 इंटू 70, इनका प्रोडक्ट बताइए। 9100 नेगेटिव, यस सर। है ना? तो 9100 और यहाँ से 8700, इन दोनों का सम करना पड़ेगा आपको। जो भी आएगा वो आंसर होगा 100 सेकेंड्स के लिए। तो चेक कर सकते सर हैं v 1390 आएगा ना सर? v 1000। सर 20 इंटू 70 1400 होगा ना? यस सर, बोर्ड मास के रूल से पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना सर। 1400 होगा ये, इसको तो भूल ही गए, है ना? 1400, तो ये कितना होगा, है ना? अभी ठीक है? यस सर। तो पिक्चर चेंज हो जाएगी यहाँ तो 1390। अब आप सॉल्व करना, तो एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़े से नंबर में एक बड़ा सा नंबर नीचे है, उसको ऐड भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 100 सेकेंड्स के लिए अगर करना है तो 30 प्लस 70 क्यों करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 30 सेकेंड्स तक फोर्स है, उसके बाद फोर्स नहीं है। ठीक है? तो गाइस इसको हम कल फिनिश करेंगे। थैंक यू गाइस, गुड डे। थैंक यू सर।